गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस। नहीं, मैं अंजनी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक बेटा हम लोगों ने बात किया था क्लास 12 का जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझ लिया था। जिसमें हम लोगों ने बात किया था केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने आपसे क्या बात किया था कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है कि इंस्टेंटेनियस होता है, दूसरा एवरेज होता है। साथ ही साथ हमने बात किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके साथ हमने क्या बात किया था भाई, रेट कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में बात किया था? रेट कांस्टेंट। अगर ध्यान हो तो बेटा अब उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले आज हम इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि भाई रेट कांस्टेंट होता क्या है और आप इसे कैसे समझेंगे। तो रेट कांस्टेंट को समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब आप रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की एबिलिटी है, यानी द चेंजिंग एबिलिटी फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन देयर रेट एंड इट्स रेशियो एंड इट्स कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट। अब अगर इस कॉन्सेप्ट के लिए अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट A प्लस बी, प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? C। रिएक्टेंट हमारा A और B है और प्रोडक्ट हमारा क्या है? C है। तब जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो जो चेंज होता है कंसंट्रेशन चेंज, क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या मान ले? A मान ले, इसका कंसंट्रेशन B मान ले, या सिर्फ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इस समय 0 होगा। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग बात कर ले तो अगर मान लेते हैं ये A माइनस एक्स हो रहा है, ये B माइनस एक्स हो जाए और ये क्या हो जाए? X हो जाए, तो भाई 2x। तो अब यहाँ पे आपको जो कंडीशन याद रखना था, मैंने क्या बताया था कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? चेंज पर। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा एक कंडीशन बताया था कि K इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी जो x में चेंज हो रहा है। अब भाई यहाँ 2 में x है, यहाँ 2x है, इसलिए चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? d2x अपॉन dt। तो इस तरीके से आपको क्या समझना होता है? रेट कांस्टेंट के बारे में। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट K के लिए आपको ये बात तो याद ही रखनी है, ठीक है? यानी K इक्वल टू dx अपॉन dt। ये वैल्यू के बाद आपको क्या याद रखना होता है कि भाई K कांस्टेंट होता है, जो कि क्या डिफाइन करता है कि भाई कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज होगा। अब ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट चेंज होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज है इसका रेशियो होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपको बात क्या करना है? टेम्परेचर। किसका? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेट कांस्टेंट, तो अगर ऐसा वर्ड आ रहा है तो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी आपको समझना है। यानी अगर हम बात कर ले रेट कांस्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं? रेट कांस्टेंट एट अ रूम टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल t से। तो यहां से जो रेट कांस्टेंट होगा K और रूम टेम्परेचर क्या है? T, तो इसे ऐसे लिख दें KT। जब हम इसी के बात करते हैं when we extend the value of room temperature by 10 डिग्री, कितना इंक्रीज कर रहा है भाई? 10 डिग्री सेल्सियस। तब क्या हो जाएगा कि इसमें वैल्यू में क्या आ जाएगा? T प्लस 10 आ जाएगा। तो यहां से जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? K T प्लस 10, ये हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से एक बात निकल के आया कि KT इक्वल टू K25।
और जब हम KT प्लस 10 की बात करते हैं तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आया, K35। ये बात आ गई। अब अगर हम इसे इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट, और इसे इक्वेशन सेकेंड, यानी अगर हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, KT से डिनोट करेंगे, और KT की वैल्यू क्या होगी, K25 होगी। जब यही हम एक्सटेंड करा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करा देते हैं, कितना इंक्रीज कराते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीजमेंट हो जाती है, और 10 डिग्री की सेल्सियस की इंक्रीजमेंट की वजह से ये क्या फॉर्म कर देता है, K35। अब यहां पे K25 आप क्या मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट, K35 आप क्या मान सकते हो, इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या कर सकते हो, बाई डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकेंड को आप किससे डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट से। क्या मैंने कहा, बाई डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड विथ फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है भाई, KT प्लस 10 है, किसके इक्वल होगा, K35। और जब हम ये सेकेंड की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, KT इक्वल टू K25। ये क्या हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकेंड। तब यहां से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, KT प्लस 10 अपॉन KT। अब अगर हम इसे K से K कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या आएगा, 35 डिवाइड बाई 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि KT प्लस 10 डिवाइड बाई KT रेशियो क्या आएगा, 7/5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, KT प्लस 10 रेशियो KT इक्वल टू 7:5। यानी इनका जो रेशियो हम वैल्यू निकालते हैं वो क्या आता है, 7:5 आता है। ये बात क्लियर हो गई कि ऑन एन एवरेज जब हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मेन रोल क्या है कि आप रूम टेम्परेचर से जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। एक बात आपको याद रखना है, जो मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीजमेंट है वो कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वो एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप यही टेम्परेचर कॉफिशिएंट थोड़ा सा आप टेम्परेचर को और ज्यादा कर देते हो, तब के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, व्हेन एट अ हाई टेम्परेचर, ये ऐसे याद रख लीजिएगा कि व्हेन एट अ हाई टेम्परेचर द रेशियो इज 3:2। अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर लेने पे जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 3:2। कहने का मतलब क्या है कि भाई ऊपर 3 नीचे 2, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं KT प्लस X अपॉन KT। यानी अगर हम हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तब ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, किसके लिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये बात क्लियर हो गई। यानी आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब तो ये बात सही हो रही है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो कंडीशन ऐसा आ जाए कि भाई जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, ये भाई कॉफिशिएंट वैल्यू की बात हो रही है, अगर ये क्या हो जाए कि ये वैल्यू यूनिक हो जाए तो रिएक्शन जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो रेट कांस्टेंट है इसी के रिलेटेड करते हुए एक भाई साहब आए आर्हीनियस, इन्होंने एक इक्वेशन दे दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। अब ये आर्हीनियस इक्वेशन से इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया कि भाई अगर कोई भी रेट कांस्टेंट है उसे हम उसके जो मैग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, जैसे रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, साथ ही साथ मोलर गैस कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मैथमेटिकली आप इसे कैसे प्रूव करेंगे।
ये बात क्लियर हो गई। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या हुआ कि आर्हेनियस भाई साहब ने एक इक्वेशन दे दिया, एक सामान्य भाषा में समीकरण दे दिया, और वो समीकरण क्या कहा इन्होंने कि K इक्वल टू, क्या कहा, K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। यानी अगर आपसे आर्हेनियस इक्वेशन की बात की जाए तो वो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा, K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, वेयर K क्या होगा भाई, बताते चलो। K क्या होगा, रेट कांस्टेंट। A क्या होगा, चलो जल्दी से आंसर करो भाई, A क्या होगा। अब यहां से ही समझ में आना चाहिए भाई, A से यहां कोई नाम है, आर्हेनियस, तो A से क्या होगा, आर्हेनियस फैक्टर। E का कोई रोल नहीं है बेटा, लेकिन EA क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान देना, E से एनर्जी, A से एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या होगा, मोलर गैस कांस्टेंट, यानी ये भी गैस कांस्टेंट होगा। और T क्या होगा आपका, टेम्परेचर। T क्या होगा, टेम्परेचर। तो यहां से आपको आर्हेनियस इक्वेशन में क्या क्या समझ में आना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशन में आप क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, और मैथमेटिकली इनका क्या रोल है, इसके बारे में समझना है। तो K का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट, A का मतलब है आर्हेनियस फैक्टर, EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, R का मतलब है मोलर गैस कांस्टेंट, T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। अब यहां पे बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये बात क्लियर। अब बेटा यहां ध्यान दो, हमने आपसे बात कर लिया आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। अब आर्हेनियस इक्वेशन तो हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। अब यहां पे E की वैल्यू को हटा देंगे तो यानी नेचुरल बेस से अगर लॉग बेस में कन्वर्ट कर दे, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, लॉग बेस में, तब ये क्या हो जाएगा, log E इक्वल टू log EA माइनस EA अपॉन RT। अब जैसे ही हम log E को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, log बेस 10 में, नेचुरल है तो 10 में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से। जैसे ही हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट, और कन्वर्जन के अकॉर्डिंग जब इसे लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2.303 log बेस 10 K इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A माइनस EA अपॉन RT। ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। यहां तक आपको सब समझ में आ रहा है ना, हाँ चलो। अब जैसे ही ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन सेकेंड, वैसे ही आप क्या करेंगे, व्हेन ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2.303। अगर हम सारे वैल्यू को किससे डिवाइड कर दें, 2.303 से, तो क्या हो जाएगा भाई, 2.303 log बेस 10 K अपॉन 2.303 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 A अपॉन 2.303 माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये हो जाएगा। अब यहां से 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा इन दोनों में। अब यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला कि भाई log बेस 10 K, क्या मिला, log बेस 10 K इक्वल टू log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड। यानी अभी तक हमने कितने इक्वेशन की बात कर ली इस कॉन्सेप्ट में, थर्ड इक्वेशन की। अब जैसे ही आप ये थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं,
तो यहां पे आपको एक बात रिप्रेजेंट करनी होती है कि भाई लॉग, अब यहां पे लॉग वैल्यू को अगर इंटरचेंज करके हम इसकी एक वैल्यू का स्लोप बनाएं या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाने में आपको क्या ध्यान देना है कि एक साइड आपको क्या लेना है, आर्हेनियस फैक्टर लेना है यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और दूसरे साइड आपको क्या लेना है, लॉग बेस 10K और यहां पे 1/T। अब जैसे ही आप ये लेंगे तो यहां पे जो ग्राफ का स्लोप बनेगा वो ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, EA, किसको रिप्रेजेंट करेगा, EA अपॉन 2.303 RT। अब इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप, यानी ये जो स्लोप फॉर्म हो रहा है आर्हेनियस इक्वेशन में, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, EA अपॉन 2.303 RT को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से बेटा एक बात और आपको याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर कंडीशन को क्या कर लें, दो अलग अलग कंडीशन ले लें, यानी आर्हेनियस इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करना है दो अलग अलग सिचुएशन में, दो अलग अलग कंडीशन में, तब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि भाई पहले तो हमें दो कंडीशन निकालने पड़ेंगे ना, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई दोनों कंडीशन का आपको हर एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब अगर हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट के लिए, अगर हमने मान लिया log बेस 10K1 इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, ये किसके लिए है भाई, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ऐसे लिख दे। अब अगर दूसरा कंडीशन लेते हैं जिसके लिए हमने क्या ले लिया, log बेस 10K2 इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अब ये लॉग में है तो लॉग में बेटा क्या हो जाएगा, log बेस 10, और इसे हम क्या लिखेंगे, K1/K2, क्या लिखेंगे, K1/K2, और जो log बेस 10A है इसे हम क्या करें, निग्लेजिबल मान ले, तो हमें वैल्यू क्या निकल के आएगी कि भाई जो EA है इसकी वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगी कि भाई EA अपॉन 2.303 R, ये तो भाई आपका कांस्टेंट है। अब बचा क्या, T1 और T2, तो जैसे ही हम T1 और T2 की बात करते हैं तो यहां से वैल्यू क्या आएगी कि T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अगर लॉग को हम मर्ज कराते हैं तो मर्ज कराने के बाद हमें ये वैल्यू क्या मिल के आती है कि log बेस 10 K1/K2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस T2 अपॉन T1 एंड T2। ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात किसकी थी, आर्हेनियस इक्वेशन की। किसकी बात हो गई, आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहां से अभी तक हमने आपसे क्या क्या बात कर लिया, रेट कांस्टेंट की बात कर लिया, रेट कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन बात कर लिया हमने, और बात किया आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, साथ ही साथ हमने किसके बारे में बात कर लिया, स्लोप के बारे में। और स्लोप के साथ हमने इसके दो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको आर्हेनियस इक्वेशन लिखना हो तो इसके बारे में बात कर लिया। तो बेटा आज हम लोगों ने जितनी ये सारी बातें कर लिया है, अब बेटा उम्मीद है कि आज का भी कॉन्सेप्ट आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हम ये आशा करते हैं कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे और शेयर करते होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा आप सब हमारा ये सपोर्ट बनाए रखिए। चलते हैं, धन्यवाद।